तब हम अपने जीवन में किसी भी पुरुषार्थ, किसी के भी कल्याण के कार्य को कर सकेंगे। क्योंकि जब स्वयं का में आसक्ति, स्वयं की आसक्ति नहीं, स्वयं का मोह नहीं हुआ, तभी हम समष्टिगत कार्य कर सकते हैं, समष्टि के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। तीसरी बात है हृदय की विशालता। हृदय की विशालता होनी बहुत जरूरी है संगठन में रह करके। हम छोटी-छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं। जरा-जरा सी बात तुनक-तुनक के अलग हो जाते हैं कि भाई मैंने छोड़ दिया संगठन, मैं नहीं करती मैं इस काम में, संगठन में। ऐसा बहुत सारी बहनें अभी पहले भी हो चुका है और हो जाता है अक्सर। लेकिन मैं कहती हूँ हृदय की विशालता संगठन का सबसे बड़ा गुण है और ये हृदय की विशालता हमें सीखनी चाहिए गणपति से, गणेश से। गणेश का नाम क्या है? गण जमा ईश। गण कहते हैं एक गण समूह, गणों यानी कि अध्यापक गण आ गए, यानी अध्यापक समूह आ गया, समूह के लिए कहते हैं। और जो समूह के स्वामी अर्थात सारे ब्रह्मांड के समूह के स्वामी है वो गणेश है। लेकिन गणेश की क्या विशेषता है? कान बहुत बड़े बड़े हैं, पेट खूब बड़ा सा है। का मतलब क्या हुआ? सबकी सुनो, पेट में हजम कर लो। हृदय की विशालता तभी होगी। जनरली क्या होता है कि हम इधर से सुना फौरन मुंह से निकाल देते हैं किसी की बात को। जब इधर की उधर लगानी शुरू कर देंगे या किसी की बात को मन में हजम नहीं करेंगे तो ये समझ लो उस घर में, उस संगठन में फूट पड़ जाएगी। घर की महिलाओं को भी, क्योंकि वो संगठन अपना परिवार का संगठन चलाती हैं, उनका सबसे बड़ी उन्हें भी गणेश ही बनना पड़ेगा कि वो समझ लो कि मैं सब गणों की स्वामी हूँ और मेरे कान बड़े बड़े हैं, मुझे सब लोग बताएंगे अपनी अपनी बात, पर मुझे दूसरे की बात दूसरे तक नहीं पहुंचानी। तब घर में शांति रहेगी, तब घर में ऐसी शांति रहेगी कि आप घर स्वर्ग की तरह हो जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। तो ऐसे ही है ये सब, ये तो है हमारे संगठन की विशेष बातें। अब है पतंजलि संगठन। पतंजलि जो संगठन है इसमें बहुत सारी एक अलग अलग करके भागों में इसको विभाजित की, जिससे कि जैसे कि घर में आप, हमें कोई काम करना हो तो घर में सबकी ड्यूटीज अलग अलग होती हैं। जनरली घर की एक व्यक्ति महिला भोजन बनाती है, कोई काम बर्तन सफाई करती है, कोई सफाई वैसे करेगी। तो ये सबके संगठन में सारे काम बटे हुए होते हैं। तो जैसे घर में भी संगठन में हमारे काम बटे बटे होते हैं, ऐसे ही पतंजलि में भी सबसे पहले स्वामी जी महाराज ने दिव्य योग मंदिर की स्थापना की थी। अब ये जो मैं आ गई अपने टॉपिक पर और जो बातें बता रही आपको नोट करनी पड़ेंगी, क्योंकि तारीखें बताऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आएंगी सारी। दिव्य योग मंदिर एक ऐसा ट्रस्ट था जिसे पूज्य स्वामी जी कृपालु महाराज जी ने स्थापना की थी। उनका आश्रम था एक तरह से, ये कृपालु बाग के, उनका आश्रम जो है कृपालु बाग के नाम से विख्यात था। इसी आश्रम में 5 जनवरी 1995 से 5 जनवरी 1995 इसको, इस दिन से योग ऋषि स्वामी जी ने, आचार्य श्री यानी कि बालकृष्ण जी महाराज जी ने, इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर दिव्य योग मंदिर की स्थापना की और जन सेवा के कार्य करने आरंभ कर दिए थे। यहाँ पे वर्तमान में भी जब से आज तक निःशुल्क ओपीडी चल रही है पतंजलि की ओर से, रोगियों को देखा जाता है और यहीं से ही स्वामी जी ने औषधियां बनाना, पेशेंट्स को देखना, उन्हें जन सेवा के काम करना, आयुर्वेद की सेवाओं को चलाना यहीं से शुरू किया था। इसीलिए हमारी जितनी भी औषधियां हैं दिव्य से जुड़ी हुई है, तो दिव्य लिखा हुआ है क्योंकि वो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के तहत कार्य किया जाता है उसमें। फिर इसके बाद जब कोई हमें उद्देश्य हमारा बहुत बड़ा होता है तो हमें एक स्थान जहां हम रह रहे हो छोटा पड़ जाता है। जैसे कि अब मान लो 2 कमरों के मकान में आप रह रहे हो और फिर उसके बाद आपके परिवार बढ़ा तो आपको लगा नहीं घर छोटा हो गया, बड़ा ले लेते हैं। उन्होंने बड़ा, तो आपको लगा कि नहीं ये घर तो हम बेचेंगे नहीं, इसको तो हम इसमें कुछ और कर देते हैं, तो बड़ा और ले लेते हैं। वो स्थिति स्वामी जी ने हर जगह जहां जहां काम किए उसको कोई आश्रम का किसी से रूप बनाया और फिर उसके बाद दूसरी ओर आगे बढ़ा दिया, कोई और चीज बढ़ाई। फिर ऐसी पतंजलि योग पीठ, पतंजलि योग पीठ की जो स्थापना की गई थी वो 4 फरवरी 2005 को की गई। ज्यादातर जो तारीखें हैं आपको सन याद भी करने पड़ेंगे, तारीखें भी, कि कुछ तारीखें तो 4 फरवरी पे आएंगी और कुछ तारीखें आएंगी 5 जनवरी पे। 4 फरवरी सन 2005 को पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी
और पतंजलि योग पीठ, इसमें योग विज्ञान के शिविरों का आयोजन किया जाता था और पतंजलि योग समितियों का प्रबंधन किया गया इसके माध्यम से। पतंजलि योग समिति की जो प्रबंधन किया गया उसमें 5 ग्रुप बनाए पहले तो। पहला बनाया भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान के साथ साथ बनाया फिर पतंजलि योग समिति, तीसरा बनाया महिला पतंजलि योग समिति, चौथा बनाया युवा भारत और 5वां बनाया किसान पंचायत समिति। अब एक और छठा और भी है, हमरो स्वाभिमान, जो नेपाल में भी है। एक ये था। ये अब इसमें क्या किया उन्होंने, क्योंकि एक मान लो खाली भारत स्वाभिमान बना लेते तो उसमें सबको व्यवस्थित करना, युवा वर्ग को, महिला वर्ग को, किसान वर्गों को, खेती को, वो एक मुश्किल काम था। तो स्वामी जी ने इसीलिए इसमें 5 भाग कर दिए। शुरू में ऐसा किया था कि महिला, ये जो भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी वो मुख्य रूप से ध्यान रखता था, बाकी चारों संगठनों का वो मिलके काम करते थे। भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी का दायित्व था कि वो पतंजलि के जिला प्रभारी, महिला पतंजलि के जिला प्रभारी, युवा भारत के जिला प्रभारी और किसान पंचायत के जिला प्रभारी, इन सबको साथ लेके चले एक दिशा में काम करने के लिए। और ये जो इसमें क्या किया, जो कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है कि क्योंकि हमारा संगठन एक राज्य तक सीमित नहीं है, अनेक राज्यों तक भी सीमित नहीं है, पूरे भारत तक भी सीमित नहीं है, विदेशों तक सीमित, विदेशों तक जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो शुरू में बनाए गए थे पूरे भारत में स्थापना करने की दृष्टि से राज्य प्रभारी, फिर सह राज्य प्रभारी बनाए कि अकेले राज्य प्रभारी से एक राज्य नहीं संभलने का, फिर एक राज्य प्रभारी, मान लो सपोज करो हमारे एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं एक तरह से, तो उसके 3 भाग कर दिए, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं सब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 24 जिले हैं। ये 24 जिलों में पर भी एक महिला का काम करना या एक व्यक्ति का काम करना कठिन हो गया, तो स्वामी जी ने कहा इसको भी कार्यकारिणी बहनों को दायित्व देकर के बांटो या भाइयों को देकर के। तो इस तरीके से फिर वो एक जो राज्य प्रभारी व्यक्ति हुआ, उसने फिर उसमें अपनी दिशा में काम करना शुरू किया। अलग अलग जिले के प्रभारी बनाए, जिले वालों ने तहसील के प्रभारी बनाने थे, तहसील से फिर गांव के, गांव से प्रखंड के, प्रखंड से फिर एक ब्लॉक वगैरह के। इस तरीके से जाके ये संगठन फैला हुआ है। और फिर समय समय पर पूरे जिले स्तर पर भी और फिर उसके बाद फिर राज्य स्तर पर भी मीटिंग्स होती हैं, कार्यक्रम होते हैं और फिर उसके बाद पतंजलि स्तर पर भी, यानी कि सारे के सारे राज्य एक जगह पहुंच जाए। सारे राज्य भी नहीं तो कम से कम कई बार स्वामी जी 20 राज्य या 10 राज्य ऐसे करके बुला लेते हैं और फिर उनकी मीटिंग लेते हैं। तो इस तरीके से ये संगठन हमारा ये काम कर रहा है कि पहले भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान पंचायत। किसान पंचायत में भी जो व्यक्ति जुड़े उन सबको ऑर्गेनिक खेती करनी सिखाई गई कि बिना खाद के, बिना पेस्टिसाइड खाद के कैसे अनाज को शुद्ध अनाज उगा सकते हो। आज ऐसे भाई मौजूद हैं जो पतंजलि से ट्रेनिंग लेकर के अपनी बिना खाद वाली, बिना वैसी जो यूरिया की जो खाद होती है, बिना यूरिया की खाद की खेती करते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से पतंजलि से जुड़ी हुई हूँ, तो ऐसे भाइयों से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं पूरे कई वर्षों से सारे चावल, गेहूं, खांड, शक्कर, गुड़ सब बिना खाद का मंगवाती हूँ, क्योंकि वे भाई ऐसे लोग हैं कि वे कहते हैं कि हाँ दीदी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, हमें शुद्ध चीज सही कीमत पर मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जब जुड़ोगे तो आपको अपना पता लगना शुरू हो जाएगा। ये जो है हमारे दिव्य पतंजलि योगपीठ जो है वो ऐसे ही अलग अलग रूप में बट करके कार्य करता है। पतंजलि योगपीठ में भी कुछ विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर भी पतंजलि योगपीठ कार्य कर रहा है। इसमें क्या है कि कुछ तो हुए, जैसे कि अब कल भी 9 तारीख को भी एक विशेष विद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्वामी जी ने तो अब बीएसपी, भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया, क्योंकि जितनी भी हमारी एनसीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड है, इन सब में जो शिक्षा दी जाती थी
अंग्रेजी प्रधानता के साथ साथ वो अपने इधर विदेशियों को की शिक्षा ज्यादा होती है इसमें। स्वामी जी ने कहा कि हम अंग्रेजी शिक्षा तो देंगे ही देंगे, क्योंकि व्यक्ति को आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना होगा तो उसे न होने में भी बहुत सी चीजों से जुड़ना होगा, उसे उनकी वहाँ की भाषाएं भी जाननी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ स्वास्थ्य, धर्म, योग आदि पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है। ऐसे विद्यालय यहाँ बने हुए भी हैं और गुरुकुलम वगैरह कई हैं, और विश्वविद्यालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज भी हैं, जिनमें की BAMS आदि की पढ़ाई कराई जाती है और योग के प्रकांड पंडित भी बनाए जाते हैं। भारत स्वाभिमान के बारे में, लेकिन भारत स्वाभिमान की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहली बार 5 जनवरी 2009 को हुई थी। भारत स्वाभिमान बना हमारा 5 जनवरी 2009 को। ये आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा करना, लोगों तक, जन जन तक योग पहुंचाना और गरीबी को मिटाना, जल प्रबंधन, बहुत जन सेवा, एक तरह से देखा जाए जन सेवा के कार्य के लिए समर्पित है। इसी भारत स्वाभिमान के अंदर आ गए 5 संगठन जो मैंने आपको बताए थे। इसके फिर आता है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई 4 अगस्त 2010 को। 4 अगस्त श्रद्धेय आचार्य जी का जन्मदिन भी है। इसे जड़ी बूटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। जो कुछ पर्व है मुख्य, वो जड़ी बूटी दिवस में उनमें मुख्य है, तो जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 4 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके माध्यम से हमारी आयुर्वेद, पारंपरिक कृषि की पद्धति और भारतीय औषध पद्धति, योग चिकित्सा आदि का अनुसंधान किया जाता है। इन विषयों पर अनुसंधान किया जाता है और इस पर कार्य करके हम जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर इसके बाद हुआ पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट में ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई 5 जनवरी 2011 में। इसका मुख्य उद्देश्य था गांवों से गरीबी उन्मूलन, गरीबों को सहारा देना, सही बेहतर जीवन प्रदान करना उनको, और उन्हें आपसी सहयोग आदि के बाद इसमें ऐसे तक वहां पे लोगों को वहां कराए जाते हैं कि अब वैन दे दी कि वैन में ही आपको पतंजलि का सामान बेच सकते, तो इस तरीके के उनको चीजें प्रोवाइड कराई गई ग्रामीणों को उत्थान के लिए। तो इस तरीके से जो है हमारा ये पतंजलि योगपीठ में ये कार्य कर रहा है। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अगर कभी आप इसे पतंजलि योगपीठ पे जाओगे तो ये 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देगा आपको, फेज 2, फेज 1। फेज 1 में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में आपको जनरल मेडिसिन का डॉक्टर मिलेगा, शल्य चिकित्सा, सर्जरी भी होती है उसमें, निःशुल्क ओपीडी भी है वहां पर। मतलब पतंजलि फेज 1 में किसी भी बीमारी के लिए चेक कराओ आप, निःशुल्क ओपीडी है। और इसके अलावा जो आंख, नाक, गले, इन सब के एक्सपर्ट अलग बैठते हैं, और दंत चिकित्सक भी बैठते हैं, नेत्र चिकित्सक भी बैठते हैं। अलग अलग चीज के जो स्पेशलिस्ट हैं वहाँ लगभग, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा ध्यान है कि 26-28 डॉक्टर वहां पर बैठते हैं। इतने केबिन वहां बने हुए हैं डॉक्टर्स के। और वहां पर आप इसके अलावा पंचकर्म चिकित्सा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत मेन है, अहम है, इसका भी वहां प्रशिक्षण भी देते कराते भी हैं। और हमें चिकित्सा लेनी जानी हो तो हम फेज 1 से भी जाकर चिकित्सा ले सकते हैं। इसमें योग और षटकर्म चिकित्सा और फिजियोथेरेपी भी, रेडियोलॉजी भी, यानी कि कितने टेस्ट वगैरह कराना, एक्सरे कराना हो, ECG कराना हो, अल्ट्रासाउंड कराना हो, वो सब वहां पर आराम से किए जाते हैं। और वहां पर डिस्पेंसरी, पतंजलि योगपीठ औषधालय वो भी है, पतंजलि आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी हैं। और ये पूरे अगर यदि हम विश्व भारत में देखते हैं, कई हजार पतंजलि आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी हैं। पतंजलि ये एक तरह से हर्बल गार्डन भी कह लो उसको, और
नाम मेरे से दिमाग से उतर गया, जो अभी अलग अलग बनाए जा रहे हैं पतंजलि के, तो उसमें जो है पतंजलि आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी हैं। महाविद्यालयों में एमए, डॉक्टरी, इन सब की शिक्षा दी जाती है। वहीं पर एक दिव्य योग साधना केंद्र भी है, जहां पर प्राणायाम आदि की क्रियाओं को सिखाया जाता है दिव्य योग साधना केंद्र में। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा भी है। आप उस अन्नपूर्णा कैंटीन है, एक तरह से खरीद के सामान खा सकते हो। उसमें ऐसी ऐसी चीज स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें मिलती हैं, जैसे आंवले की बर्फी मिलेगी वहां पर, बेल की बर्फी मिलेगी। ऐसी ऐसी चीजें वहां पर हमें मिलती हैं कि वो एक अपने में स्वास्थ्य वर्धक भी होती हैं। हर्बल गार्डन है वहां, जिसमें कि औषधीय पौधे हैं, कई हजार, लगभग 60,000 के लगभग उसमें औषधीय पौधे हैं। कि बहुत बड़े, कई किलोमीटर में फैली हुई है वो हर्बल गार्डन। और वहां से मैं खुद भी गई हूँ लेने के लिए। बहुत सस्ते सस्ते पौधे मिल जाते हैं, 10-10 रुपए की पौध मिल जाती है हमें। किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि कहीं हम जो संगठन जुड़े सिर्फ वही है, कोई भी जाके वहां से ले लेता है। पतंजलि योगपीठ 2 फेज 2 जिसे हम बोलते हैं। जब भी कभी आपका जाने का मौका लगेगा, आपको पतंजलि भेजा जाएगा, तो सबसे पहले फेज 2 में ही जाएंगे। फेज 2 में योग चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र तो है ही, आजकल वहां पर वेलनेस सेंटर भी बन गया है। वेलनेस सेंटर में व्यक्ति पेड रूप से जाकर के पर डे के हिसाब से चिकित्सा लेते हैं, असाध्य रोगों की चिकित्सा लेते हैं और स्वस्थ भी होते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं। वहीं पर फेज 2 में एक राजीव दीक्षित भवन है, जिसमें कि हमारा सारा का सारा एक तरह से कि कौन इकाई कहाँ काम कर रही है, जैसे कार्यालय से बोलेंगे, उस कार्यालय में एक तरह से मतलब हेड क्वार्टर हमारा राजीव दीक्षित भवन के नाम से प्रसिद्ध है वो। वहीं कई आश्रम हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो बिल्कुल निशुल्क है, वहां रहना आवास निशुल्क है उसमें, और रोगियों के लिए निशुल्क है। और संत रविदास लंगर, वहां रोगियों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है। आचार्य कुलम आवासीय शिक्षण संस्थान है, पेड है, लेकिन आचार्य कुलम एक अपने में एक दिव्य संस्थान बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ एक इनकी है गुरुकुल गौशाला फार्म, गौशाला है अपनी पतंजलि की, और वहां एक अच्छी से अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रीड की गायें रखी हुई हैं। और वहीं उन्हीं की गोमूत्र से गोधन अर्क बनाया जाता है और अनेक औषधियां भी बनती हैं। वहाँ प्लांट लगा हुआ है कि कैसे हम यहाँ से गोमूत्र से गोधन अर्क बनाते हैं, वो पूरा प्लांट वहां लगा हुआ है। दिव्य फार्मेसी वहीं पास में ही हरिद्वार में एक क्षेत्र में ही है। फिर योग ग्राम एक ऐसी जगह है जहां पर हम चिकित्सा लेने के लिए जाते हैं। सबसे प्राचीन जो है इसमें योग ग्राम, जो चिकित्सा पद्धति की दृष्टि से है, वो योग ग्राम आज भी वहां कुटियों में जगह जगह बनाए हुए हैं कॉटेज, और उसमें जाकर के से लोग, लेकिन वो है पेड। इसके साथ साथ एक नीरामयम भी बनाया हुआ है। अब नीरामयम थोड़ा उससे ऊपर के वर्ग के लिए बना दिया। स्वामी जी ने दरअसल क्या था कि विदेशों से लोग आने लगे, विदेशों से आने वाले लोग खर्चा करने को तैयार, उन्हें सुविधाएं चाहिए, तो इस दृष्टि से भी स्वामी जी ने एक आश्रम की व्यवस्था की और ऐसी जगहों की सब व्यवस्था की जहां रह करके वे लोग अपना पूरी तरह से चिकित्सा ले सकते हैं और चिकित्सा लेने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी कर सकते हैं। एक है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं खुद गए हैं हम लोग, इसमें दवाइयां बनती देखी है हमने, हर चीज, एलोवेरा से जेल बनता देखा है कि कैसे, मतलब एक पूरा का पूरा ट्रक एलोवेरा इतना हरा हरा बिल्कुल डाला और उसको फिर कैसे धोया कि मतलब पानी ऐसे कि जबरदस्त उसकी धार दे करके हर चीज को धोया जाता है पहले, मतलब बहुत सफाई और शुद्धि दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है वहां पर। और वो हमने उन औषधियों को वहां बनते हुए स्वयं देखा है। जो आयुर्वेद की रस है, ये वो होते हैं बटी वगैरह गोलियां भी होती हैं, और लो होते हैं कि उन्हें बाकायदा उपलो की वो बना करके उसके अंदर अब ये 8 दिन तक चलता रहेगा, 8 दिन तक इसमें इसको भावना दी जाएगी। तो इस तरीके से यानी प्रॉपर शास्त्रीय तरीके से इसकी स्थापना की इसकी कार्य किए जाते, तैयारी की जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है। इसके अलावा वृक्षारोपण 4 अगस्त हमारा वृक्षारोपण का दिवस, जड़ी बूटी दिवस भी है। इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि कई कई हजार पौधे, और एक एक बहन, मतलब एक एक जिले की जो बहनें हैं
वे अपने एक-एक जिले में कई-कई हजार पौधे लगवा लेती हैं। ये एक छोटे स्तर पर समझ लो, फिर उसके बाद बड़े स्तर पर हो जाता है। सारे देखें तो ये वृक्षारोपण का जो कार्य है, पूरे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और लोगों को औषधीय पौधों की जानकारी भी देते हैं हम लोग। आप लोग अब ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं हमारे, जब कभी जड़ी बूटी दिवस होगा उसमें मिलेंगे सब लोग, जब किसी कार्यक्रम में आप आओगे, एक-एक जड़ी बूटी दिखाई जाएगी, उनके पौध आपको फ्री बाँट दी जाएगी और आपको पता लगेगा कि ये जड़ी बूटियाँ कितनी उपयोगी हैं। कि जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा की कमाल क्या है? मेन हरे पत्ते खाओ वजन घटेगा, सूखी अश्वगंधा खाओ वजन बढ़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ों की बारीक से बारीक जानकारी आपको इस पतंजलि के द्वारा दी जाती है। इसमें एक रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं। रक्तदान शिविर में हम रक्त देने के साथ-साथ लोगों को जन सेवा का कार्य एक तरह से करते हैं। और इसके साथ में इसमें कुछ जो उत्सव हैं, एक तो बताया मैंने जड़ी बूटी दिवस, रक्तदान दिवस, शहीद दिवस 23 मार्च को करा जाता है, मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सब तो होते ही हैं। एक मेन होता है रामनवमी जो आ रही है, जैसे रामनवमी को दीक्षा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये भगवान श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की दीक्षा का दिन था। इस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी। तो इसलिए हम सब लोग भी उनका इसका पूजन करते हैं और उन तक कुछ अपनी तरफ से राशि पहुँचाने का प्रयास करते हैं, अपनी दान राशि उनको भेजते हैं। और फिर एक होता है गुरु पूर्णिमा। तो साल में 2 बार हम गुरु पूजा करते हैं एक तरह से, एक नवमी को, रामनवमी को, दूसरी होती है गुरु पूर्णिमा। इस तरीके से हमारा ये संगठन, और ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको। इसके बारे में अगर मैं गहरा बताना शुरू करूँ तो बहुत समय लग जाएगा कि संगठन वास्तव में ये इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि अब विदेशों में है, विदेशों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूके में, सब जगह इसके संस्थान बन गए हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज स्वयं वहां जाकर के उन्होंने स्थापना की, वहां की बिल्डिंग की स्थापना की और उस स्तर पर भी पूरा कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो पतंजलि का ग्रुप जो है वो सबसे बड़ी सेवा करता है। कोरोना के समय में हमारे हर जिले की बहनों ने अपनी तरफ से इकट्ठी करके श्रद्धेय स्वामी जी को दान राशि भेजी थी और उन्होंने कई करोड़ रुपए, मेरे ख्याल 25 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे सरकार को। तो इस तरीके से एक, जैसे कि नहीं, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो स्थिति है कि हम सब लोग अपनी इस यज्ञ में आहुति छोटी छोटी दे रहे हैं और फिर वो बड़ी आहुति बन करके इकट्ठी हो जाती है, एक बड़ा कार्य सबके सामने आ जाता है, बड़ा बड़ा मिशन सबके सामने आ जाता है। किसी भी कोई कोई देखो, कोई भी काम हम करते हैं, किसी भी संगठन के बारे में हम जो जानकारी तो होती ही है, लेकिन उसकी आलोचना करने वाले भी कम नहीं होते। अगर यदि, क्योंकि उन जिनकी हानि हो रही है, एक आदमी स्वयं दवाई बना के बेच रहा था और उसकी दवाई बिकनी बंद हो गई, मान लो पतंजलि पे रेफर हो गए पेशेंट, तो उसको तो गुस्सा आएगा, वो उसकी बुराई करने लगेगा। ये क्या है, कुछ भी नहीं आता ऐसे, तो ऐसे लेबल लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रही, कहना शुरू करेंगे। आपको आश्चर्य की बात बता दूं मैं कि कई फर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे स्वामी जी खुद तो बैठ के खेती करते नहीं है, लेकिन एक उनके मानक बने हुए हैं। उस मानक पे अगर खरी उतरेगी वो चीज तो ली जाएगी, अन्यथा तो ट्रक के ट्रक वापस हो जाते हैं। मुझे ये बात कई लोगों ने स्वयं बताई कि ट्रक भर के गुड़ आया और वो सारा वापस कर दिया स्वामी जी ने कि नहीं, हमारे मानक पे खरा नहीं है, इसमें मसाला मिलाया हुआ है, बिना मसाले का गुड़ चाहिए हमें। तो ये सारी बात पतंजलि जो है वो वास्तव में अपने लिए, मतलब पूरा क्रम कटिबद्ध है। नहीं तो, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, बहुत दुनिया पड़ी हुई है, अगेंस्ट भी बहुत है, तो नहीं तो अब तक कभी का उखाड़ फेंकते, वे जमे हुए आज तक इतने सालों से, क्योंकि उनकी हर औषधि, कोई कितना ही झूठ कह ले, लेकिन गवर्नमेंट के जब मानक आते हैं सही, तो उनमें सब पे खरी उतरती है वो। कितने लैब टेस्ट करा लो, क्योंकि अपने यहाँ से ही लैब टेस्ट होकर ही वो चीज बनती है और तैयार की जाती है, चाहे वो गोघृत हो और चाहे वो कोई और भी वस्तु हो, व्यक्ति किसी भी चीज के ऊपर। और तो स्वामी जी की इसमें चाय की पत्ती भी आ गई,
मैंने बड़े आश्चर्य से कहा, मैंने कहा भाई चाय की पत्ती कैसे, मतलब इसका तो उत्पादन यहाँ होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्वामी जी ने उधर आसाम में कई बागान ही लिए लिए हुए हैं, और जहाँ पे बिना खाद, क्योंकि इन चाय की पत्तियों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी यूरिया की खाद डाली जाती है वहां। तो इन्होंने जहां यूरिया की खाद के बिना चाय की पत्ती तैयार की जाएगी, वो वाला चीज लेनी शुरू की और उसको उन्होंने पैक करवा के बेचना शुरू कर दिया। एक तरीके से हम पतंजलि के माध्यम से कम शुद्ध वस्तु तो अपने आप को अवेलेबल कर लेती हैं, प्राप्त हो जाती है। तो कोई कितना भी, क्योंकि वास्तव तो यानी कि जो कोई ऊपर ऊंचा जो ऊंचा उठेगा उसी की कोई टांग खींचेगा, जो नीचे ही है उसी कौन खींचेगा। जैसे जैसे स्वामी जी तरक्की करते हैं, लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो हर जगह खरे उतरते हैं और हर जगह उनका एक अपना वर्चस्व है। और आज भी कोरोना के समय से उन्होंने एनडीटीवी पर कार्यक्रम देना शुरू किया। ऐसा कौन सा ट्रस्ट है कि जो इतने समय से, पिछले 4-5 साल हो गए, 2019 में शुरू हुआ था कोरोना, तब एनडीटीवी से स्वामी ने कार्यक्रम देना शुरू किया था और आज तक चल रहा हो। कोई से किसी भी ट्रस्ट के बारे में बता दो जो डेली जन सेवा तक जन जन तक पहुंचाता हो। सुबह कार्यक्रम आता है स्वामी जी का 5 बजे से, वो मतलब अपने योग के लिए तो वे 4 बजे से पहले से ही शुरू हो जाते हैं, और जहां उन्हें कार्यक्रम देना होता है वहां ठीक 5 बजे अपनी जगह पहुंच करके, इससे पहले तो वे कई किलोमीटर की दौड़ करके आते हैं स्वामी जी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो जब हमारे गुरु इतने कर्मनिष्ठ हैं, तो हमें भी गर्व है कि हम ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं। आपको भी गर्व होगा कि आप ऐसे संगठन से जुड़े हुए हो, और आपके अंदर भी गुरु निष्ठा, कर्मनिष्ठा होगी तो अपने आप गुरु निष्ठा आ जाएगी, वो स्वयं ही आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से मैंने आपको पतंजलि का सूक्ष्म परिचय दिया है। और इसके में अभी आज हमारा ये अंतिम दिन है, तो मैंने इसीलिए सोच लिया था कि मैं अपना जो भी है, क्योंकि हमारा एक वक्तव्य है, मैं थोड़ा सा 10 मिनट पहले पूरा करूंगी ताकि सब बहनों को उनके प्रश्नों के उत्तर देने का समाधान का अवसर आ जाएगा। साथ बता दें कि स्कॉटलैंड में भी हमारा एक पतंजलि का है, और नेपाल में भी है, यूएसए में भी है, यूके में भी, यानी कि अलग अलग देशों में बहुत संस्थान बने हुए हैं। आपदा प्रबंधन में भी सक्रिय भागीदारी है। जहां कहीं बाढ़ आ जाती है या अचानक कोई और समस्या आ जाती है, जैसे पर्वत स्खलन में पहाड़ एकदम टूट टूट के गिरे, गांव के गांव दब गए, पतंजलि सबसे पहले सामान भेज देता है लोगों की सेवा के लिए। तो वो आप ऐसे संगठन से जुड़ रहे हैं जो जन कल्याण के लिए सर्वोपरि है, पूरे भारत में एक अपना नाम लिए हुए है। और ये समझ लीजिए कि मैं तो ये मानती हूँ कि हम सब गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं, जो इतने अच्छे संगठन से जुड़ रहे हैं और हमें सेवा का मौका मिल रहा है। क्योंकि सेवा का मौका भगवान उसी को देता है जो भाग्यवान होता है। निर्भाग्य है वे जो कुछ नहीं करते। हमारे, क्योंकि एक बात देखो, जीवन में क्या करना है हमें, संसार में सृष्टि का चक्र है। सृष्टि का जब बालक बड़ा पैदा हुआ, पैदा होकर बड़ा हुआ, जवान होकर के फिर वो बूढ़ा हुआ। जब जवानी में उसने अपने बीज से कुछ संतान पैदा कर दी, अपना अंश छोड़ दिया, फिर बूढ़ा हुआ, मर गया, मर के फिर दोबारा जन्म ले लिया। क्या हम यही चक्र में ही बंधे रहेंगे खाली? यही जीवन है? नहीं, इस जीवन में हम, और फिर इसके अलावा भी ये सब तो आप सब जानते ही हैं कि अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जैसे भी कर्म करेंगे, शुभ या अशुभ, हमें जन्म की और जो रह जाएंगे अगले जन्म में भोगने ही पड़ेंगे। उसी के आधार दूसरे जन्म की ऐसी तैयारी तो कर लें कि जो हम किसी अच्छे सेवा संस्थान से जुड़ जाएं, अच्छी जगह हमारा जन्म हो और हम कहीं अपने जन्म को वहां भी सार्थक कर सकें। क्योंकि एक मानव ही एक ऐसा है जो अपने जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए कुछ प्रयास कर सकता है। तो अगर हम ऐसी सेवा संस्थान के कर्म से जुड़ेंगे, सेवा कर्म करेंगे,
तो निश्चित रूप से हम अपना यह लोग तो बढ़िया करेंगे, क्योंकि हम जन को स्वास्थ्य देने से अपने आप भी स्वस्थ हो रहे हैं। इसके साथ-साथ वो जो सेवा का निस्वार्थ सेवा के भाव के कारण हम अपने वो पुण्य अर्जित कर लेते हैं, जो हमें दूसरे लोक में भी लाभकारी होते हैं। हमारे साथ हमारी धन दौलत कुछ नहीं जाएगी, सिर्फ कर्म जाते हैं और कर्म ही मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। भीष्म पितामह जब शरशय्या पर थे तो उन्होंने पूछा था कि प्रभु मुझे अपने पिछले कई 100 जन्मों का तो ध्यान है, काम नहीं किया। अब कि मुझे इतने शरशय्या पे लेटना क्यों पड़ रहा है? तो भगवान ने कहा कि इससे इन 100 जन्मों से पहले भी देख, और उसकी दिव्यदृष्टि आगे की कि देख तूने ऐसे कैसे एक सांप को उठा के कांटों पे डाल दिया था, उसका शरीर बिंद गया था और उसकी वजह से आज तू भी बिंधा पड़ा है। तो यानी कि पता नहीं कब के संचित कर्म, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हमारे सामने आते हैं। तो जब हम ये ज्ञान हो जाए, हमारे वेद उपनिषद हमें इसी बात का आभास कराते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये सारा संसार कर्म प्रधान है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपको अगला जन्म मिलेगा। तो आप एक ऐसे संस्थान से जुड़ रहे हैं कि जहां आपको कर्म करने का मौका है, सेवा देने का मौका है, और उस सेवा के माध्यम से आप अपने पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपना आगे का लोक भी। ये तो है ही, जो योग करेगा वो स्वस्थ तो रहेगा ही, और जो दूसरों को कराएगा वो पुण्य अर्जित भी करेगा। साथ साथ पुण्य अर्जित करेगा तो उसका अपना ये लोक तो सुधरेगा, अगला भी सुधर जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, और अब किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो किसी भी विषय का, कोई ऐसा नहीं है कि आज संगठन से संबंधित ही हो, आपको बात हो, क्योंकि आज की बात वो अश्वगंधा के बारे में आप बता रही थी। हाँ जी, अश्वगंधा, हाँ मैं बताती हूँ। देखो, अश्वगंधा एक दिव्य औषधीय पौधा है, और ये आप इसका गमला खरीद लो, प्लांट ले आओ, पौध ले आओ। हरे पत्ते सुबह नाश्ते से पहले 2 पत्ते खा लो, और दोपहर को भोजन से पहले खा लो 2-2 पत्ते, वजन घट जाएगा। हरे पत्ते वजन घटाते हैं। और यही अश्वगंधा सूख करके जड़ी बूटी के रूप में पाउडर में आप बाजार से लाते हो, वो वजन थोड़ा सा बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ साथ उससे वजन भी बढ़ता है। कोई ज्यादा कमजोर हो रहा हो, उसे अश्वगंधा खिलाना शुरू कर देते हैं, या नींद ना आती हो किसी को, अश्वगंधा खिला दो तो मस्तिष्क को शांत करता है अश्वगंधा। जो पत्ते सूख जाते हैं दीदी, सूखे पत्ते जो कमजोर है, पाउडर है इसका। अश्वगंधा के पाउडर, पत्तों को सुखा के पाउडर बनाया जाता है, और कुछ उसकी जड़ों को और उसकी टहनियों को पीस के